हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर और कैसे डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वो एफिशिएंट तरीके से डेटा को एक्सेस एंड मॉडिफाई कर पाएगा कि नहीं। और दोस्तों, जब हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टाइम एंड स्पेस की, कि आपका प्रोग्राम कितना टाइम एंड स्पेस लेगा। बट क्वेश्चन है कि टाइम एंड स्पेस मेजर कैसे करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स प्रपोज किए गए हैं जिन्हें हम इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोग्राम के डिजाइन के पहले उसका एल्गोरिथम डिजाइन किया जाता है। यानी जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से लॉजिकल स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं, ये एल्गोरिथम के थ्रू पता चलता है। तो अगर हम एल्गोरिथम की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज सिंपली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन सर्टेन ऑर्डर टू गेट डिजायर्ड आउटपुट। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज नोट करना चाहिए कि एल्गोरिथम इज सिंपली लॉजिक जो आपको बताता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसलिए एल्गोरिथम इज जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक बार लॉजिक डेवलप हो गई, एक बार एल्गोरिथम डेवलप हो गई, फिर आप उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सी, जावा, पाइथन, जो भी आपको आता होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए इस कंसेप्ट को समझते हैं, जहां पर मैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स का एक एल्गोरिथम लिखकर बताता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो एल्गोरिथम में लिखा जाता है वो है स्टार्ट। ठीक है, जो बताता है कि अब इसके स्टार्ट के नीचे से एक्चुअल लॉजिकल स्टेप शुरू हो रहे हैं। तो अब दोस्तों हम यूजर से दो नंबर्स मांगेंगे कि अगर यूजर को दो नंबर का सम चाहिए तो उसे दो नंबर लेने होंगे ना। तो हमें डिस्प्ले में कुछ दिखाना होगा, जिसके लिए एल्गोरिथम में कुछ इस तरह का स्टेटमेंट लिखा जाता है, प्रिंट एंटर टू नंबर्स। ओके, तो ये जो एंटर टू नंबर्स आपको दिख रहा है डबल कोट्स में, ये डिस्प्ले पे यूजर को दिखेगा। यूजर कुछ इनपुट देगा। अब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी इनपुट मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमें वेरिएबल्स का यूज करना होगा, जिसके लिए हम कुछ इस तरह का स्टेटमेंट लिखते हैं, इनपुट एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर इनपुट बता रहा है जो भी यूजर नंबर टाइप कर रहा है उसे एक्स और वाई में स्टोर करना है। ओके, तो नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। तो अब एक्स एंड वाई को सम करके हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो क्या करना होगा, कुछ इस तरह का हम स्टेटमेंट लिखेंगे, x प्लस वाई असाइन टू s। तो यहाँ पर जो आपको लेफ्ट पॉइंटिंग एरो दिख रहा है ये बता रहा है x एंड y को ऐड करके s में स्टोर करना है। ओके, सम हमें मिल चुका है। अब डिस्प्ले पे रिजल्ट प्रिंट करना है, तो फिर से प्रिंट कमांड का यूज करेंगे और लिखेंगे प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स इज s। ओके, और यहाँ पर एल्गोरिथम खत्म होता है तो हमें स्टॉप लिखना होगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया यह है स्टेप फॉर्म। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको एल्गोरिथम जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आगे मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने के लिए आपको उसे मशीन पे रन करने की जरूरत नहीं है। इवन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी जब हम एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं तो उसी समय हम बता सकते हैं कि वो कितना टाइम एफिशिएंट है, कितना स्पेस एफिशिएंट है। यानी आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है किसी भी एल्गोरिथम की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताने के लिए। इसलिए मैंने एल्गोरिथम का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया, आगे इस चीज को प्रूव करके बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों ये रहा स्टेप फॉर्म, इसी को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट में। तो फिलहाल मैं आपको इसका फ्लो चार्ट का एनिमेशन दिखाता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो एनिमेशन आपको दिख रहा है ये है फ्लो चार्ट, जिसमें आप डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं लॉजिक को बताने के लिए। ओके, और फ्लो को बताने के लिए एरो यूज कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात यहाँ पर ये है कि अगर इस केस को जनरलाइज किया जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पर प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे एल्गोरिथम डिजाइन करना है। प्रॉब्लम मतलब कुछ तो स्टेटमेंट है जिसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे जीसीडी फाइंड करना, जैसे किसी सीरीज का सम फाइंड करना, कोई भी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना है। और उसके लिए समझो दो लोगों ने एल्गोरिथम डिजाइन किया। मान लिया हमारे पास है बाबा रणछोड़ दास जी जिन्होंने एक एल्गोरिथम डिजाइन किया, और हमारे पास है राधे जी जिन्होंने भी एक एल्गोरिथम डिजाइन किया। और मान लिया रणछोड़ दास ने जो एल्गोरिथम डिजाइन किया है उसे मैं कहता हूँ सपोज एल्गोरिथम 1, एंड जो हमारे पास राधे जी ने एल्गोरिथम डिजाइन किया है उसे मैं कहता हूँ एल्गोरिथम 2। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा ज्यादा एल्गोरिथम अच्छा है, मतलब एल्गो 1 अच्छा है कि एल्गो 2 अच्छा है। इसके लिए हमें देखना होगा कि दोनों एल्गोरिथम में कौन कितना टाइम ले रहा है और कौन कितना स्पेस ले रहा है। तो कैसे पता करेंगे कौन कितना टाइम और कौन कितना स्पेस ले रहा है। एक सिंपल सा जो मेथड है वो ये कि आप इस एल्गोरिथम को सबसे पहले कन्वर्ट कर दीजिए कोड में। तो मैं इस एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, देन इस प्रोग्राम को किसी मशीन पर ले जाकर रन कर दूंगा सिंपली, है ना। और मुझे पता चल जाएगा वो उस मशीन पे कितना टाइम ले रहा है एंड दोस्तों वो उस मशीन पे कितना स्पेस ले रहा है। आई थिंक आप इस चीज को समझ गए।
बट क्वेश्चन ये है, क्या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना सकता हूँ कितना टाइम और कितना स्पेस ले रहा है? तो आंसर है यस। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टाइम के बारे में बताऊंगा। सिमिलर अप्रोच हम स्पेस के लिए भी फॉलो करते हैं, तो स्पेस के लिए डिस्कशन हम आगे करेंगे। फिलहाल कुछ वीडियो आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम पहले टाइम पे फोकस करेंगे, देन उसके बाद स्पेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टाइम का लॉजिक समझ गए, स्पेस का भी सेम है। एक प्रोग्राम छोटा सा आपको दिखाता हूँ, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कैसे इस चीज को किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ प्रोग्राम के सेगमेंट दिखाऊंगा और उन प्रोग्राम के सेगमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन का, ये हम कैलकुलेट करेंगे, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं सबसे छोटा सा प्रोग्राम, जो सी प्रोग्राम का एक सेगमेंट है, जहां पर आप देखेंगे मैंने एक फंक्शन सम शो किया है जिसके अंदर सम कैलकुलेट हो रहा है। तो कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे कि ये कोड सेगमेंट कितना टाइम लेगा? तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना होगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सीपीयू पे एग्जीक्यूट होंगे। इसके लिए यहाँ पर मैं एक टेबल शो कर रहा हूँ जो आपको यहाँ पर दिखता होगा, जिसमें मैंने लिखा है s इक्वल्स टू 0, जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, यानी असाइनमेंट। तो 0 को s में असाइन करना है, तो ये चीज सीपीयू पे जाके एग्जीक्यूट होगी और सीपीयू असाइनमेंट का काम करेगा। ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ पर मैंने काउंट के फॉर्म में लिखा है। तो s इक्वल्स टू 0 सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। देन दोस्तों जो फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन होता है, आपको फॉर लूप की अगर वर्किंग पता है तो आपको ये भी पता होगा कि फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन भी एक बार होता है। देन ये फॉर लूप n बार चल रहा है, तो ये कंडीशन जो है ये n बार चलेगी, ये कंडीशन n बार चेक होगी सक्सेस के लिए और एक बार चेक होगी फेलियर के लिए। ठीक है, तो इसलिए i लेस देन इक्वल्स टू n, ये टोटल n प्लस 1 बार चलेगा, n टाइम सक्सेस और 1 टाइम फेलियर। ओके, एंड अपडेट कितनी बार होगा? जितनी बार फॉर लूप चलता है। तो फॉर लूप जितनी बार सक्सेसफुली चलेगा उतनी बार ये अपडेट होगा, इसलिए अपडेट स्टेटमेंट भी n बार होने वाला है। और दोस्तों उसके बाद ये सम कितनी बार कैलकुलेट होगा? s इक्वल्स टू s प्लस आई, ये भी n बार होगा, क्योंकि फॉर लूप सक्सेसफुली n बार चल रहा है ना, तो आप फॉर लूप के अंदर एंट्री कितनी बार मारोगे? n बार, और ये स्टेटमेंट भी n बार एग्जीक्यूट होगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था। अब यहाँ पर मैं अज्यूम करूंगा कि s इक्वल्स टू 0 असाइनमेंट जो स्टेटमेंट है वो t1 टाइम ले रहे हैं, इसलिए पहले वाले स्टेटमेंट के लिए जो टाइम लगेगा मैं कह सकता हूँ वो t1 टाइम है। ठीक है, और जो i इक्वल्स टू 1 है ये भी असाइनमेंट है, तो इसके लिए भी t1 टाइम लगेगा। ये मुझे कैसे पता चला कि कितना इसके लिए इतना टाइम t1 लगेगा? दोस्तों हर एक मशीन का जो आर्किटेक्चर होता है और जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं प्रैक्टिकली रन करके, हाँ, कि असाइनमेंट के लिए कितना टाइम लग रहा है, सम करने में कितना टाइम लग रहा है, ये सब चीजें मेजर की जा सकती हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो मशीन है उसमें t1 टाइम लग रहा है, मशीन चेंज किए तो t1 का वैल्यू चेंज हो सकता है, ये आप नोट कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंपैरिजन वेदर i इज लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है, कंडीशनल चेकिंग मैं कह सकता हूं। तो ये कितनी बार हो रहा है? n प्लस 1 बार। मान लिया एक बार कंडीशन चेक करने के लिए t2 टाइम लग रहा है, तो n प्लस 1 टाइम्स चेक करने के लिए कितना टाइम लगेगा? t2 टाइम्स n प्लस 1, यानी ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है n प्लस 1 इंटू t2। ठीक है, फिर i प्लस प्लस दोस्तों ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये अपडेट का स्टेटमेंट है, i को एक से इंक्रीमेंट करना। ये कितना टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है? n बार। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक बार अपडेट करने के लिए t3 टाइम लग रहा है, तो n बार के लिए कितना लगेगा? n बार के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर लगेगा n टाइम्स t3। फिर यहाँ पर लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो है सम करके असाइन करना। तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर दो चीजें हो रही है, सम भी किया जा रहा है और असाइन भी किया जा रहा है। ठीक है, तो मान लिया एक बार सम करके असाइन करने में t4 टाइम लगता है, तो n बार के लिए कितना टाइम लगेगा दोस्तों? n टाइम्स t4। अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज टोटल टाइम? तो सिंपली आपको सबको ऐड कर देना है और आपको ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मिलेगा, यानी ये सबको मैं अगर ऐड कर दूं आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन। दोस्तों ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम सेगमेंट। पर ध्यान देने की चीज ये है कि ये अगर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पे t1 t2 t3 ये मशीन डिपेंडेंट है, मशीन चेंज किया तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और एक चीज नोट करने की है, अगर प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो तो ये टेबल बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आइए एक छोटा सा और प्रोग्राम दिखाता हूं, तब आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि चीज कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा कोड सेगमेंट है जिसके अंदर दो नेस्टेड फॉर लूप है और एक इंडिपेंडेंट फॉर लूप है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूटेबल है ऑन सीपीयू, उसे मैं यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दिखाता हूँ। आपको वीडियो पॉज करना है और इस टेबल को ऑब्जर्व करना है, देन आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक आप सब लोग ने टेबल को ऑब्जर्व किया। अगर आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं इसे मैंने पहले एंट्री किया है, फिर ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं उसे एंटर किया मैंने, देन ये प्रिंटफ है उसकी एंट्री की है, देन ये तीन स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं, उसके बाद ये प्रिंटफ लिखा है, और वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा एक स्टेटमेंट वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है एनालाइज करना। यहाँ पर ये जो इनिशियलाइजेशन है ये 1 टाइम होगा, और ये जो कंडीशनल चेकिंग है, क्योंकि ये लूप m यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू m लिखा गया है और 1 से स्टार्ट हो रहा है, हर बार 1 से अपडेट हो रहा है, तो टोटल जो कंडीशनल चेकिंग है वो m प्लस 1 बार होगी, m फॉर सक्सेस 1 फॉर फेलियर। ओके,
सो यहाँ पर i लेस देन इक्वल्स टू m, ये m प्लस 1 बार चलेगा। अपडेट कितनी बार होगा? m टाइम्स, जितनी बार लूप सक्सेसफुली चल रहा है। तो ये तीन चीज वही है जो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था। बात आती है कि अंदर वाला फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पर दोस्तों जो पहला स्टेटमेंट है, मान लीजिए कि बाहर वाला फॉर लूप नहीं होता था, तो j इक्वल्स टू 1 ये एक बार इनिशियलाइज होता था, पर जो बाहर वाला फॉर लूप है वो अंदर वाले फॉर लूप को m टाइम्स रिपीट करेगा, है ना। तो इसलिए ये जो कंडीशनल चेकिंग है ये m टाइम्स रिपीट होगी, इसलिए j इक्वल्स टू 1 ये m बार चलेगा। वैसे दोस्तों अगर बाहर वाला फॉर लूप नहीं होता था तो ये जो कंडीशनल चेकिंग है ये कितनी बार होता था? क्योंकि यहाँ पर n है तो n प्लस 1 बार होता था, करेक्ट। n फॉर सक्सेस 1 फॉर फेलियर। बट क्योंकि बाहर वाला फॉर लूप या अंदर वाले फॉर लूप को m टाइम्स रिपीट करेगा, इसलिए ये जो n प्लस 1 कंडीशनल टाइम चेकिंग है इसे हमें m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, हर बार n प्लस 1 होगा, ऐसे m टाइम्स रिपीट होगा, इसलिए ये कंडीशनल चेकिंग के लिए मैंने क्या लिखा है? m इंटू n प्लस 1। सिमिलरली फ्रेंड्स ये जो j प्लस प्लस है ये कितनी बार चलेगा? अगर बाहर वाला फॉर लूप नहीं होता था तो ये n बार चलता था, बट बाहर वाला फॉर लूप इस चीज को m टाइम्स रिपीट करेगा, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर mn। सिमिलरली दोस्तों ये जो printf है ये भी mn टाइम्स रिपीट होगा, क्योंकि अंदर वाला फॉर लूप ये देखिए अगर सिर्फ बाहर वाला फॉर लूप नहीं रहता था तो ये printf कितनी बार होता था? n टाइम्स होता था, बट बाहर वाला फॉर लूप इस चीज को m टाइम रिपीट करेगा, तो इसे मुझे m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए टोटल mn टाइम्स चलेगा। आई थिंक आप सबको नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट पता होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती होगी। दोस्तों सी प्रोग्रामिंग में हमने नेस्टेड फॉर लूप कवर किया है, नहीं पता तो देख सकते हो जाकर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो फॉर लूप है ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर कोई टेंशन लेने की चीज ही नहीं है। i इक्वल्स टू 1 टाइम चलेगा, कंडीशनल चेकिंग n प्लस 1 टाइम, अपडेट भी n टाइम और प्रिंटफ भी n टाइम, एग्जैक्टली वैसा ही जो प्रीवियस वाला था। अब टोटल टाइम कितना लगेगा? तो मान लिया यहाँ पर जो ये असाइनमेंट है इसके लिए t1 टाइम लग रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट लेगा t1 टाइम, दूसरा वाला लेगा m प्लस 1 टाइम्स t2। हियर t2 इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंडीशनल चेकिंग, तो m प्लस 1 टाइम कंडीशनल चेकिंग हो रही है तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे दोस्तों जो अपडेट है मान लिया इसके लिए t3 टाइम लग रहा है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कितना टाइम लेगा? m टाइम्स t3। ओके, एक बार के लिए t3, तो अगर मैं m टाइम्स कंडीशनल चेकिंग करूं तो यहाँ पर m इंटू t3 टाइम लगेगा। वैसे दोस्तों ये क्या है? अगेन असाइनमेंट, तो असाइनमेंट के लिए मैंने t1 टाइम लिया है, तो m बार असाइन करूं तो कितना टाइम लगेगा? m टाइम्स t1। तो नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट होगा, नेक्स्ट जो टाइम होगा वो m टाइम्स t1 होगा। दोस्तों उसके बाद ये जो कंडीशनल चेकिंग है नेक्स्ट वाली, जैसे कि मैंने यहाँ अज्यूम किया है कि t2 टाइम एक बार कंडीशनल चेकिंग के लिए लग रहा है, तो अगर इतनी बार कंडीशनल चेकिंग होगी तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा? कुछ इस तरह। सिमिलरली फ्रेंड्स मैं आपको बाकी के स्टेटमेंट दिखाता हूँ, आप उसे ऑब्जर्व करते जाइएगा, वन बाय वन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने t4 लिया है टू printf। ओके, तो यहाँ पर भी printf है, उसके लिए भी t4 टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर printf mn टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ mn लिखा है, यहाँ n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर n लिखा है। अब आपको करना क्या है कि ये सारे जो टाइम है इन्हें ऐड करना है और आपको फाइनली ये एक्सप्रेशन मिलेगा, और आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है। उत्तर यार, लेकिन इससे भी कोई आसान तरीका है क्या यार? बिल्कुल है, इससे दोस्तों इसी भी मेथड है जिसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पर ये जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं टाइम डिपेंडेंट t1 t2 t3 t4, ये सारे टर्म्स के बिना भी हम किसी भी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यार प्रोग्राम अगर बड़ा हो जाए तो कितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, और दूसरी चीज ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकाल रहे हैं इसमें t1 t2 t3 t4 ये सब मशीन डिपेंडेंट है, हर एक मशीन पे ये t1 t2 t3 की वैल्यू अलग अलग होगी। तो क्या कोई ऐसा मेथड बनाया जा सकता है, क्या कोई ऐसा प्रोसीजर डिजाइन किया जा सकता है कि मशीन पे बिना रन किए हम किसी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सके? तो आंसर है यस, और ये हो सकता है थ्रू असिम्प्टोटिक एनालिसिस, जिसके जो बेस है, जिसका जो आइडिया है कि कैसे लोगों ने सोचा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।